मैं ये नहीं कह रही कि आलमगीर फरिश्ता था, मैं ये नहीं कह रही कि महाराजा रंजीत सिंह जो था वो कोई शैतान। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा ही से मौजूद थी और वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक फर्द पे मुत्तकिस थी और वो था बादशाह। आलमगीर छोड़ दो ना। एक मुगल बादशाह था हुमायूं, जिसने अपने तीनों भाइयों को जिंदा कर दिया और उसके भाइयों ने फिर उसको वो नाकों चलने चुपवाए। अनारकली वाला टॉपिक जो है ना, उसके ऊपर तो मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता दूंगी जी, उसके लिए तो आप एक अलग प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल और मशरिक डिजिटल पर एक ऐसा प्रोग्राम जो गुफ्तगू के उन्वान से आप देखते हैं। और आज की शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर कमल खालिद, जो आपने पिछले प्रोग्राम में एक मुकम्मल तफसील के साथ देखा, उसी की कंटिन्यूटी है। पिछले प्रोग्राम में हमने डॉक्टर साहिबा के प्रोफेशन के बारे में बात की, तारीख के मौजू पे जब हम आए और बहुत सारी बातें इन्होंने खुल के बताई। और जो सबसे बड़ी हकीकत जो हमारे यहाँ बहुत आम हकीकत तस्वर की जाती है और जो लोग उस पर कामिल यकीन रखते हैं कि ताजमहल बनवाने के बाद उसको बनाने वालों के हाथ काट दिए गए। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि तारीख में ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिलते, ये बेबुनियाद और झूठ पर मबनी बातें हैं, क्योंकि उसके बाद भी बहुत कुछ उसी तर्ज का बना। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहबा वेलकम आपको दोबारा से। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि शहंशाह और मुगलों के बारे में बात हो रही थी कि उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसे मशहूर हुई। तो ये जो टोपियां सीने वाला मामला है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? क्या एक बादशाह को ये काम, मुझे नहीं समझ आती। ये शौर के एज के बाद के सवाल है, पहले हम भी यही समझते थे टोपियां ही सीते होंगे वो। एक्चुअली देखिए, ये जो उस दौर के फर्द हैं या अफराद हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइसेस थी, ठीक। और वो उन पर्सनल चॉइसेस के मुताबिक चलते थे। और इसमें मैं ये एक बात कहती चलूँ कि हमारी अब जो यंगस्टर्स की अब तारीख जो हम देख रहे हैं, पहले हम एक थे कि आलमगीर के आगे मैंने कहा ना रहमतुल्लाह अलैह, और अब हमने कहा तो जी हमने कहा जी कि आलमगीर से बड़ा जो है वो तो कल्परेट ही कोई नहीं था। या आप आलमगीर की टोपियों का जिक्र कर रहे हैं ना। तो अब इसमें यह आ जाता है कि अब मैं जो बात कहूँगी उस पर शायद बहुत से नाजरीन को एतराज़ भी होगा। इन हिज ओन वे वो एक बड़ा कॉम्पिटेंट रूलर था, ठीक। और उसकी कॉम्पिटेंस जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन और वॉरियर दोनों हवाले से आती है, क्योंकि उस दौर का शहंशाह होने के लिए ये दोनों खूबियों को होना लाजिम था। और उसके दौर में जो सबसे बड़ी एक ज्योग्राफिकली स्टेट थी वो उसी ने रूल की, अशोका के बाद हमें दिखाई देती है। और उसको उसने 40 साल तक वो रूल करता रहा। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा शख्स एक ऐसे एरिया का रूल कर रहा है जिसको मैं रफली कहूँ तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिला लीजिए, बहुत बड़ा खिता। कभी कभार थोड़ा अफगानिस्तान भी और भी खिते आते जाते रहते थे, लेकिन चलिए ये प्राइमरी थे। अब आप ये देखें कि अब ये 3 मुल्क बन चुके हैं और वो 3 अलग अलग मुल्क काबू नहीं आ रहे हैं। ऐसे पहली बात तो ये कि ये जितनी पुरानी डायनेस्टीज थी, मुगलिया ही नहीं और भी, उनका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौजूद था, ठीक, जिसकी बेस पे वो इतनी बड़ी बड़ी किंगडम्स को चला रहे थे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश के साथ है, या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ पे पेपर वर्क होता था, अपॉइंटमेंट्स होती थी, लोगों को मुख्तलिफ ओहदे दिए जाते थे और फिर उनके ऊपर वो काम होता था, ये सब कुछ वहाँ पे होता था। दूसरी बात ये है, कतई कलामी की माफी, एस्टैब्लिशमेंट मौजूद थी। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा ही से मौजूद थी, और वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक फर्द पे मुत्तकिस थी, ठीक, और वो था बादशाह। बिल्कुल। मैंने एक बात कही कि एक बादशाह जो था वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था और वो एक अच्छा सिपहसालार भी था, तो वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा होता था। इस तरह की इनकी हुकूमतें चलती थी। और उसके अलावा जो आपने बात की कि जो टोपियां सीने वाला मामला है, ये एक बादशाह की पर्सनल चॉइस थी, और उस चॉइस के अंदर उसने एक फैसला किया कि भाई मुझे अब खजाने से पैसा नहीं लेना। ये उसका अपना जाती फैसला था। ऐसा था इसका मतलब? एक वक्त तक, एक खास वक्त के बाद आलमगीर ने ये किया। ठीक।
क्योंकि वो अपने आप को जोड़ता था अच्छा, खुलफाए राशिदीन के ठीक साथ। ठीक, उसका था कि मैं कहीं उनको थोड़ा सा उन्हें कॉपी कर सकूं बिल्कुल या ठीक, उनको फॉलो कर सकूं, बिल्कुल वो दुरुस्त, एक उसके जहन में था। तो ये भी एक वक्त आता है। इसके साथ साथ एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि आलमगीर के हवाले से हमें बहुत सी गुफ्तगू सुनने को मिलती है। अब जो लेटेस्ट कुतब आ रही हैं उसमें बहुत से तारीखी हकाइक जो हैं, और बाय द वे हमारी नहीं अंग्रेज़ों की लिखी हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों की बात हम जल्दी ज़्यादातर, मानते हैं। तो उसमें कहा गया कि इसने जब जजिया इम्पोज किया था हिंदुस्तान की आवाम पे, तो उस जजिए के साथ जो बाकी कोई 24-25 टैक्सेस थे उनको उसने ख़त्म कर दिया था। ठीक, ये एक तारीखी हकीकत है। आप देखिए, आपको उसके बारे में नेट पे, इंटरनेट पे मिले। एक और अहम बात ये आ जाती है कि इस शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत प्रेजुडिस था और बहुत फंडामेंटलिस्ट था, लेकिन आलमगीर के दौर में मुगलिया दरबार के अंदर हिंदू जो कोटियर्स थे उनका नंबर, कुछ कहते हैं कि शायद तमाम पिछले मुगलों से कहीं ज़्यादा था। ठीक, तो इस तरह वो उनको लेके चलता था। एक और जो बात जिस पे कि मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि जिसको हमारे बच्चे हंसते हंसते कह जाते हैं, हमारे बड़े उस पर तालियां बजाते हैं, कि आलमगीर ने ना कोई अपनी नमाज छोड़ी और ना कोई अपना भाई। हकीकत है, आलमगीर ने जब वो हुकूमत में आया तो उसने तमाम उसके जो राइवल थे, स्पेशली दादा शिको, उसको उसने कत्ल करवा दिया था। ये आलमगीर ही का नहीं, ये दुनिया की पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। इसमें अब तो सब लोगों को पता चल गया होगा कि ऑटोमन एम्पायर में क्या होता था। ठीक, फिर मुगलिया शहनशाहों ने, बाकियों ने क्या किया, चाहे आप शाहजहां को ले लीजिए, चाहे आप अकबर को ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा हुआ। एक मुगल बादशाह था हुमायूं, जिसने अपने तीनों भाइयों को जिंदा छोड़ दिया, और उसके भाइयों ने फिर उसको वो नाकों चने चबवाए कि हुमायूं को हिंदुस्तान का तख्त छोड़ के ईरान भागना पड़ गया और शेर शाह सूरी यहाँ पर आके हुक्मरान हो ठीक, गया था। तो जिनको छोड़ दिया जाता था, बख्श दिया जाता था, कभी तारीख पढ़ के देखिएगा कि वो किस वो किस किस्म के बिल्कुल ऐसा, फितने वहां पे ठीक, होते थे। आपने तो आलमगीर की बात की, हमारी तारीख में एक और शख्स जिसके ऊपर के मेरी बड़ी स्पेशलाइजेशन है, उसको भी पहले बड़ा डिफेम किया जाता था, वो था महाराजा रंजीत सिंह। जी, बिल्कुल, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब का जी, एक समझिए कि सपूत हमारा, बिल्कुल, और उसने जो है पंजाब के ऊपर हुकूमत की। आज से चंद साल पहले तक महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से भी जब भी बात होती थी तो वो एक अहमक, एक गूफ हाँ जी, रूलर के तौर पे, जिसको ठीक, कि कोई अकल ही नहीं थी, उसके बारे में उसके ऊपर लेबल किया उनकी गया। एक आँख के बारे में भी कहा जाता जी, था। जब वो चेचक हुई थी उनको हाँ, बचपन जी, में, तो जी, उनकी एक आंख ज़ाया हो गई बिल्कुल, थी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि महाराजा रंजीत सिंह एक इंतहाई कॉम्पिटेंट रूलर था, एक इंतहाई शानदार पॉलिटिशियन था, और एक बहुत कामयाब सिपहसालार था। दुरुस्त, और उसने जो सियासी विक्ट्रीज ली और जो जंगों में वो जीता, वो उनको बाज़ औक़ात हम नेपोलियन के साथ जो है कंपेयर करते हैं, लेकिन नेपोलियन तो आखिर में हारा। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने बिल्कुल, अपनी लेगेसी 40 साल तक बहुत लंबा हिंदुस्तान अरसा, में, पंजाब में, अच्छा, और ये वो दौर है कि जब उसके इर्द गिर्द अंग्रेज जो हैं जी, वो कहते हैं ना भेड़ियों की तरह हाँ जी, मंडला बिल्कुल रहे मंडला थे, रहे, कि बिल्कुल वो ऐसा, उसको, और उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी शानदार रखी कि वो उनको साथ भी लेके चलता था, लेकिन उनको इतनी जुर्रत ना हुई कि वो इसके इलाके पे हमला कर सकें। और साथ साथ इसने अपनी आर्मी के अंदर ऐसे शानदार रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए कि जो सिख आर्मी थी वो उस दौर के हिंदुस्तान की बेहतरीन जी। आर्मीज में से एक थी। अब आप अगर सुने, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे रंजीत सिंह मैं वही पूछना चाह रहा लफ्ज़, था कि बिल्कुल सिखों के लिए तो वो बहुत बड़ी शख्सियत, और मुस्लिम पंजाबी जो हैं, जी, वो उनके लिए उनके मुस्लिम पंजाबी ही का सवाल नहीं है, अच्छा, ये इसके ताने बाने बहुत दूर हैं। अच्छा, इसके लिए हमें फिर कॉलोनियल पीरियड में आना पड़ेगा कि जब अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत आता है, तो इन्होंने लोकल पॉपुलेशन पे जब कब्जा किया, तो इनको अपने आप को जस्टिफाई करना था कि भाई हमने क्यों कब्जा किया, ठीक, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन आपस में लड़ रही थी, भिड़ रही थी, बट दे वर ओके। नवाब थे, महाराजे थे, ये यहाँ का एक सिस्टम था जिसके ठीक। अंदर रह रहे थे। ये बाहर के लोग आए, इन्होंने यहाँ की मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया, जिस पे हम कहीं और किसी और वक्त जी, बात बिल्कुल, करेंगे बड़ी बिल्कुल। तफसील में। मुझे लगता है कि हमें ये सिलसिले को किश्तवार ही चलाना पड़ेगा। तो तब
जो ऑन पेपर एक डिसीजन हुआ कि हम किस तरह इनको बताएं कि हम आपके साबका हुक्मरानों से बहुत बेहतर हैं। ठीक। तो कुछ पर्सनालिटीज आइडेंटिफाई हुई जिनको कि डिफेम किया जाए और उनके बारे में मुख्तलिफ बातें जो है बिल्कुल की ठीक। जाए। तो उसमें जो प्रोमिनेंट दो लोग दिखाई देते हैं, एक आलमगीर और एक महाराजा रंजीत सिंह, दुरुस्त। कि इन दोनों को लेके चले। और भी बहुत से लोगों को इन्होंने इसी तरह किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आलमगीर फरिश्ता था, मैं ये नहीं कह रही कि महाराजा रंजीत सिंह जो था वो कोई शैतान था। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये दो लोग हमारे इलाके के बड़े कामयाब रूलर्स थे और इनकी कामयाबी में इनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी कि जब महाराजा रंजीत सिंह को रिमूव कर दिया जाता है तो एक अरसा दराज तक पंजाब की जो अवाम है वो इनसे बड़ी नाराज़ रहती है, बड़ी दुखी रहती है अंग्रेज़ों से, क्योंकि उनका एक बड़ा जो महबूब डायनेस्टी थी जो कि सिख डायनेस्टी थी, उससे उनको दूर किया गया था और वो नेचुरल नहीं था, वो बहुत अननेचुरल था। फिर मेरी बात कहने का मकसद ये है कि मेरी अपने ऑडियंस से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि तारीख को खुदादा सिर्फ व्लॉगर्स और जो आपको चीज़ें नजर आती हैं उनसे मत लीजिए। और खुसूसन हमारे खित्ते के लोग जो हैं, किसी ने विंस्टन चर्चिल को आज तक कभी आपने देखा है बुरा कहते हो, या इब्राहिम लिंकन के बारे में कोई ऐसी बात आती हो? हालांकि विंस्टन चर्चिल वो शख्स था कि जब बंगाल में फैमन पड़ रहा था तो उसने कहा कि ये अवाम मरती है तो मरे। ये तो उसने कहा बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। ये मैं एग्जैक्ट कोट आपको कभी दिखाऊंगी तो आप उसको देखिए। और उसने कहा कि ये तो मरते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये दोबारा पैदा हो जाएंगे जैसे कि खरगोश पैदा होते हैं। और क्या क्या वहां जुल्म नहीं हुए? आपने कभी सुना है किसी को इस पे बात करते हुए? बिल्कुल ऐसे। फिर मैं ये कह रही हूँ कि चर्चिल की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी, लेकिन हमारे बारे में उनका यह ख्याल था। तो कहने का मकसद ये है कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, कोशिश कीजिए कि दोनों रुख देखिए और फिर बात कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू चूँकि तारीख के हवाले से, और तारीख बहुत ज़्यादा तवील भी है, और आपके मुंह से जो हम हकायक सुन रहे हैं, हमारे ऑडियंस जान रहे हैं, वो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अपने बचपन से आज तक हमें लगा कि यही दुरुस्त है, अब वो दुरुस्त होने जा रही हैं। आज के एपिसोड को मुकम्मल करने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। अनारकली अनारकली वाला टॉपिक जो है ना, उसके ऊपर तो मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता दूंगी जी, उसके लिए तो आप एक अलग प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। वो अनारकली बकायदा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हमें बता दें, हम फिर अगले प्रोग्राम में इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। अनारकली का जो एक कैरेक्टर है, जब मैंने उसका जो मकबरा है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, तो आप ये देखिए ना कि वो मेरा दफ्तर था। बिल्कुल आपके ऑफिस, आप तशरीफ भी लाए थे। वो आपका ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पर था, वो नीचे था। जी, तो वहाँ पे रहते हुए फिर मुझे बहुत सारी रिसर्च करने का, बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला। और जब मैंने उस पर रिसर्च करनी शुरू की तो मैं इस सोच के साथ शुरू हुई थी कि ये कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, ये एक ख्याली तस्वीर है। लेकिन जो मैं इस पे काम करती गई तो मुझे कहीं शायबा हुआ कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो जो कुछ तो है उस पे इंशाल्लाह हम किसी प्रोग्राम में पूरी बात करेंगे। मशरिक डिजिटल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थी डॉक्टर कमल खालिद साहिबा, और शरीके गुफ्तगू रहेंगी डॉक्टर कमल खालिद साहिबा। आज का एपिसोड इस सवाल के साथ, इस इंतज़ार के साथ कि अगर अनारकली मौजूद थी तो क्या वो जो मकबरा सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर है उसी में मदफून है, या फिर और बहुत कुछ जो उसके बारे में कहा जाता है। इस बारे में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मशरिक डिजिटल। ख्वाजा आफ्ताब हसन को इजाज़त दीजिए।